नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। डिजिटल साक्षरता कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब सभी तरह के बिल का भुगतान, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, किसी लोन के इंश्योरेंस का प्रीमियम, गैस सिलेंडर की पेमेंट, सभी कुछ आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। किसी को पैसा भेजना हो या फिर किसी से पैसा लेना हो, सब कुछ अब ऑनलाइन होता है। यहाँ तक कि ऑफलाइन शॉपिंग करते हुए भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से, कहीं भी, कभी भी, बस कुछ मिनटों में। ये सब कुछ करना आसान है, बस जरूरत है डिजिटल लिटरेसी की। हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर नागरिक डिजिटल साक्षर बने, खासतौर से हमारे किसान भाई बहन। इसी मकसद से डीडी किसान ने पहल की है डिजिटल किसान प्रोग्राम के जरिए सबको डिजिटल साक्षर बनाने की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट एप्स का इस्तेमाल कैसे करें। दूसरा सेगमेंट अर्थनीति, जिसमें बात होती है बैंकिंग और ट्रेडिंग की। और हमारा तीसरा और आखिरी सेक्शन होता है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, डिजिटल पाठशाला। इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट साहिल गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहिल जी हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। इस सेगमेंट में हमारे कुछ किसान भाई बहन हैं जिनके कुछ सवाल हैं, जिन्हें जो ऑनलाइन पेमेंट करते हुए दिक्कतें परेशानी आती है। तो इस बार हम डिजिटल पाठशाला में उनके सवाल शामिल कर रहे हैं, जिनका जवाब हम अपने एक्सपर्ट साहिल जी से लेंगे। तो देखते हैं अपना पहला सवाल, जो कि किया है करनाल से कृष्ण प्रताप सलूजा जी ने। मेरा एक सवाल है कि जब भी मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूं तो पेमेंट तो हो जाती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि लास्ट हिस्ट्री क्या है उसकी। क्या मैं उसको देख सकता हूँ या बैंक मुझे बता सकता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर मैं इनको सलाह देना चाहूँगा कि जो भी ये यूपीआई अगर जैसे ये यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि थर्ड पार्टी यूपीआई, चाहे वो फ़ोन पे या अगर मान ले कोई भी पेटीएम वगैरह कोई भी यूज़ करते हैं, उसमें एक हिस्ट्री का ऑप्शन आता है। जब भी वो उस हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी इन्होंने लेन देन किए होंगे उस यूपीआई ऐप के थ्रू, वहाँ पर उनको जो है उसकी पूरी डिटेल जो है आ जाती है। किस समय पर उन्होंने किया है, किसको किया है और कितनी अमाउंट से किया है, वो सारी डिटेल इनको वहाँ पर मिल जाती है। इवन अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल भी हुआ होगा तो वो फेल की भी ट्रांजैक्शन की जानकारी जो है वो उस हिस्ट्री से पा सकेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन में गलती लगती है तो उसका भी वो जो है निवारण जो है वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि बैंक बता सकता है, तो बैंक की भी अगर वो हिस्ट्री खोलेंगे, जैसे अगर वो बैंक की अपनी स्टेटमेंट चेक करेंगे ऑनलाइन के थ्रू, तो उसके अंदर भी जो है ये आता है कि यूपीआई के थ्रू जो है उन्होंने ट्रांजैक्शन जो है किया था और उन्होंने वो ट्रांजैक्शन जो है किसको किया था, किस समय पे किया था और कितनी अमाउंट का किया था, वो बैंक की से भी स्टेटमेंट से भी जो है पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन होता है, ऑनलाइन पेमेंट में भी एक पासबुक होती है जहां आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शन है कब किसको किया गया है या कब कहां से पेमेंट आपके पास आई है। अगर फेल्ड होती है ट्रांजैक्शन तो उसका भी ऑप्शन आप वहां चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना दूसरा सवाल, जो करनाल से ही राजेंद्र खुराना जी हमसे पूछ रहे हैं। हम अपनी आईडी अपने फोन नंबर से तो बना लेते हैं, क्या मैं उसको नाम से भी बना सकता हूँ? जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। देखिए, कई लोग जो है प्राइवेसी के कारण अपना नंबर जो है कहीं दिखाना या शो करना नहीं चाहते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने नाम से या अपने दुकान के बिजनेस के नाम से भी अपनी आईडी बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो एक ऑप्शन होता है ऐड टू बिजनेस के अंदर, आप अपने जो है डिटेल जो है नंबर की बजाय आप अपना नाम या बिजनेस के नाम से भी अगर आप चाहते हैं तो उसके थ्रू जो है आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है। तो वहां पे अगर आप किसी को अगर आप अपना यूपीआई लिंक आप भेजते हैं पेमेंट के लिए, तो आपका नाम @ करके जो यूपीआई आईडी है सिर्फ वही डिस्प्ले होता है। ये इसके कारण जो आपके नंबर की एक प्राइवेसी भी रहती है और सामने वाले पर्सन को भी रहता है कि उसने जो उसको भेजा है, कि जैसे मान लो किसी शॉपकीपर को पे कर रहा है तो उसी नाम से अगर होने के कारण उसको एक विश्वसनीयता रहती है कि वो सही जगह पेमेंट कर रहा है। आप नाम से भी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं वो हैं इटावा से लालचंद जी। देखते हैं उनका क्या सवाल है। मुझको बैंक तक आने में काफ़ी परेशानी होती है। मैं भी चाहता हूं कि पैसे फ़ोन से जमा निकाल पाएँ, जमा कर पाएँ और डाउनलोड ऐप कर पाएँ। उसमें मैं भी चाहता हूं कि पैसे उससे फ़ोन से निकाल पाऊँ। मैं बैंक के बेर चक्कर काटती हूँ, इसलिए मुझे मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जो है घर बैठे मतलब कुछ काम करना पड़े।
कुछ पैसे मतलब जो है बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़े। हाँ, घर से ही पैसा का लेन देन करना पड़े। बिल्कुल, दोनों ही हमारे जो व्यूअर्स थे उनका सवाल ये था कि वो नहीं चाहते कि उनको बार बार बैंक जाना पड़े, वो चाहते हैं वो भी घर बैठकर आसानी से अपने पैसों का लेन देन कर सकें। तो साहिल जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए अगर ये चाहते हैं कि उनको बारी बारी बैंक के चक्कर ना काटना पड़े, तो इसका जो मेन देखिए, अगर हम यूपीआई लाने का मेन उद्देश्य भी यही था कि जो है घर बैठ के आप ऑनलाइन के वे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर सकें। इसके लिए यही है कि अगर वो चाहते हैं कि बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर वो नहीं काटना चाह रहे, तो अपने यूपीआई ऐप जो है इसको इंस्टॉल करें, इसके बाद अपनी आईडी बनाएं और अपना इसको लिंक करें बैंक से। उसके बाद जो भी लेन देन है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऑनलाइन बेसिस पे ही, जैसे किसी कस्टमर से हमें पेमेंट लेना है तो वो ऑनलाइन के ही थ्रू करें, और कोई डिपॉजिट भी अगर हमें देने हैं तो वो ऑनलाइन के थ्रू ही हम करके चलें। इससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका टाइम भी बचेगा और उनको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर कोई बैंक में उनको जाना पड़ेगा तो फिजिकल कोई चीज़ के लिए जाना पड़ेगा, जैसे अगर उनको फिजिकल कोई कैश डिपॉजिट कराना है या फिजिकल कैश उनको निकलवाना है। इसके अलावा अगर वो देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ों में जो है उनको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, उनका एटलीस्ट हो सकता है 60 to 70% जो टाइम है वो बच सकता है। तो अगर आप चाहते हैं आपको बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े, उसके लिए आपको भीम यूपीआई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और मैं अपने सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगी कि अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे हैं वो हम अपने एक्सपर्ट से पहले ही पूछ चुके हैं, आपको ये जानकारी दे चुके हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको YouTube पर जाना है और डिजिटल किसान के जो एपिसोड्स हैं बेसिक से लेकर हमने समझाया है कि किस तरह से आप जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आईडी क्रिएट की जाती है, और एक एक फंक्शन पे हमने पूरा डिटेल से डेमो देकर हमारे एक्सपर्ट्स ने समझाया है कि किस तरह से आप भीम यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है एक बार YouTube पर जाएं और सारे एपिसोड सीक्वेंस में जरूर देखें। तो साहिल जी, देखते हैं अपना दूसरा सवाल। इटावा से हैं विनोद जी, क्या पूछ रहे हैं वो? मैं भीम यूपीआई यूज करता हूँ, पेमेंट देता भी हूँ, लेता भी हूँ, लेकिन उसकी बाद में डिटेल नहीं निकाल पाता हूँ कि कब हमने किसको कितना पेमेंट दिया, कब किससे कितना आया। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में भी अभी बताया था कि हिस्ट्री के जरिए जो है हम जान सकते हैं कि हमने किसको कितना पेमेंट किया है या हमारा लेन देन किससे कितना आया है। तो ये सब जितनी भी बातें हम हिस्ट्री के थ्रू जो है इसको जान सकते हैं। और इसमें हिस्ट्री का एक ऑप्शन होता है जहाँ से हम सारे लेन देन की जानकारी, किस समय पर किस डेट को और कितना हमने अमाउंट उसको पे किया है, वो सारी डिटेल हम वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा कोई ट्रांजैक्शन फेल भी होता है तो हमें वहाँ से उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। और बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी जो है इसके बारे में हमें पता लगता है कि कौन सी हमें पेमेंट्स जो हैं हमने कब कब किस थ्रू की थी, तो उसकी पूरी जानकारी जो है वहाँ पे हमें मिल जाती है। तो विनोद जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है हमारे एक्सपर्ट से। देखते हैं संजय दुबे जी इटावा से क्या सवाल लेकर आए हैं अपना। मैं इस ऐप भीम यूपीआई को यूज करता हूँ, इससे टीवी और फास्टैग वगैरह रिचार्ज करता हूँ, बट इससे डरता बहुत हूँ क्योंकि एक बार मेरे इसमें 40,000 रुपये इधर उधर चले गए थे, बहुत मुश्किल से वसूल हुए। लेकिन इसीलिए मैं इस ऐप से बहुत डरता हूँ, इसको यूज नहीं करता हूँ। इसमें क्या क्या सावधानियाँ हैं ये जानकारी नहीं है मुझे। तो फ्रॉड हो गया है, काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। जी। तो क्या बताएंगे, क्या क्या सावधानियां जरूरी हैं ऑनलाइन जब पेमेंट आप करते हैं? तो जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने किया। देखिए सबसे पहली बात तो देखिए ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इसमें एक एम पिन का ऑप्शन होता है। ये एक तरीके से हमारे एटीएम के पिन की तरह ही काम करता है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं इसके अंदर तो ये हमसे वो एम पिन मांगता है, तभी वो ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुली रन होता है। जैसे हम एटीएम में अगर हम कैश विड्रॉ के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमसे एक पिन मांगता है, जब हम उस पिन को डालते हैं तभी हम एटीएम से अपने पैसे विड्रॉ कर पाते हैं। ये एक तरीके से हमारा सिग्नेचर की तरह ही काम करता है। तो पहली बात तो यही है कि जब भी आप इसके कोई ट्रांजैक्शन करें तो अपना एम पिन किसी के साथ शेयर नहीं करें बिल्कुल भी, और अपने एम पिन का ध्यान रखें और उसी एम पिन के थ्रू जो है आप पेमेंट करें। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि इनसे कोई गलत पेमेंट हो गया था और 40,000 रुपये इन्होंने बहुत मुश्किल से रिकवर करे, जो इन्होंने अभी मुझे बताया इस तरीके से। देखिए अगर ऐसा भी कोई ट्रांजैक्शंस भी अगर कुछ हो जाता है तो विद इन 24 आवर्स जो है आप इसकी कंप्लेन जो है, जो आपका जिस बैंक से ये लिंक्ड है उसमें आप जो है उसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि आपसे ये ट्रांजैक्शन जो है गलत हो गया है या आपने किसी गलत नंबर पे कर दिया है। तो आप अगर उसको इस तरीके से करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है जो बैंक है वो उसकी जांच करता है कि किस तरीके से पेमेंट की गई थी, और गलती से अगर पेमेंट की गई है तो वो वापस जो है आपके अकाउंट में
रिटर्न आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है सेफ्टी के लिए जो है इसमें पूर्ण तरह इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो है आजकल जो है स्कैन कोड के जरिए भी जो है पेमेंट होते हैं। तो कोई भी अगर स्कैन कोड आता है और होता है, आप उसको स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद उसका नाम और डिटेल उसकी आती है, आप उससे कंफर्म कर लें कि यही नाम है ना उसका, तो उसके बाद आप उसको पेमेंट करें। तो उससे जो है आपके फ्रॉड के जो चांसेस हैं या जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी या एकदम ख़त्म हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल साहिल जी, आपने बोला कि हम बैंक में शिकायत कर सकते हैं, तो ये जो शिकायत है ये ऑनलाइन करनी होगी या ऑफलाइन ही करनी पड़ती है? जी देखिए, इसका जो प्रोसीजर है वो दोनों ही तरीके से है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन में करने के लिए इसी में जब आप भीम यूपीआई ऐप यूज करते हैं तो वहां पे जो है कस्टमर ग्रेविडेंस के लिए उन्होंने नंबर भी दिया हुआ है और एक मेल आईडी भी दिया हुआ है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इमीडिएट उनको भेज सकते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है आपसे गलत हो गया है या आपको लग रहा है कि ये फ्रॉड हुआ है आपके साथ। तो जब आप उसको उनको भेजते हैं तो वो इसकी जांच करते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक मेल या कुछ रिटर्न नोट जरूर आएगा जिसपे वो बताएंगे कि उन्होंने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है या आने वाले टाइम में वो क्या प्रोसीजर इसका कर रहे हैं। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज हमने आपके जो भी सवाल लिए और उनका जवाब हमने अपने एक्सपर्ट से जाना। मैं उम्मीद करती हूं कि वो सारी जानकारी आप तक पहुंच गई है। जहां कोई भी आपको परेशानी दिक्कत पेश आ रही थी वो आने वाले भविष्य में शायद अब आपको नहीं आएगी और आप भी अब घर बैठे बड़ी आसानी से पैसों का लेन देन ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कर पाएंगे। अब बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर जिसमें बात होगी बैंकिंग और ट्रेडिंग की, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। G20 भारत की अध्यक्षता लाएगी नई सोच और सबके प्रयास से सबके विकास में वृद्धि। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है अर्थनीति। इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं कमोडिटी ट्रेडिंग की। अब तक हमने कमोडिटी ट्रेडिंग से जुड़ी टर्मिनोलॉजीज को अपने एक्सपर्ट से समझा है। आज आगे की कुछ और जानकारियां हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट साहिल गोयल जी से। तो साहिल जी, बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट जिसका नाम है अर्थनीति। अर्थनीति में अब तक हमने जाना है कि किस तरह से जो कमोडिटी ट्रेडिंग है वो की जाती है, क्या है वो ये भी जाना है हमने, कैसे उसमें अकाउंट खुलवाएं ये भी जाना हमने, वायदा कारोबार क्या होता है, हाजिर भाव क्या होता है। अब आगे की बात करेंगे। साहिल जी, हमने जाना था लास्ट वीक के NCDX और MCX होता क्या है वो हमने जान लिया। एक टर्म आती है NCDX रेन, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम NCDEX रेन की बात करते हो तो ये NCDEX रेन जो है ये एक NCDEX की एक अच्छी पहल है। इन्होंने जो है स्काईनेट के साथ मिलकर जो है इसको लॉन्च किया। स्काईनेट जो है भारत के अंदर वेदर फोरकास्ट का काम करता है, जो बताता है कि वेदर किस हिसाब से भारत में मानसून की क्या स्पीड आ रही है, कितना मानसून जो है भारत के अंदर आ रहा है। स्काईनेट के साथ इन्होंने कोऑर्पोरेशन करके ये जो है रेन इंडेक्स जो है बनाया है। अब इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? इसका उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से किसान जैसे फसल बोते हैं करते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है कि कई बार मानसून के कारण जो है उनकी फसलों को नुकसान पहुंच जाता है। अब NCDEX रेन के कारण क्या कर सकते हैं, वो अपने जो है फसल को जो है उसको हेज कर सकते हैं। हेज करने से क्या होगा कि अगर कोई मानसून के कारण, भारी बरसात के कारण उनके फसलों को कोई नुकसान पहुंचता है तो उस नुकसान की भरपाई जो है वो NCDEX रेन के हेज के थ्रू कर सकते हैं। यही इसका मेन उद्देश्य है अभी लॉन्च करने का। हालांकि अभी इसके अंदर जो है ट्रेडिंग नहीं होती है, अभी इसको जो है सिर्फ एक बार जांचने परखने के लिए रखा गया है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही है कि आने वाले समय पे जो है इसको हैज करके किसान जो है अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकें या अपने लॉस को खत्म कर सकें, इसीलिए इसको लाया गया है। साहिल जी, एक और टर्म हम सुनते हैं नेफेड,
क्या है नेफेड और किस तरह से फंक्शन करता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नेफेड की बात करते हो तो नेफेड एक गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ये इसका मेन उद्देश्य यही है कि ये कृषि सहयोग और कृषि कल्याण के लिए काम करता है। ये इन दोनों शब्दों के ऊपर ही उसका पूरा ध्यान रहता है कि कृषि कल्याण और कृषि सहयोग, इसके ऊपर उसका पूरा ध्यान रहता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी किसान को मंडियों के अंदर किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, चाहे उसको मतलब अगर उसको मशीनरी संबंधित कोई समस्या आ रही है, कोई उसको बीज संबंधित समस्या आ रही है, या उसको कोई ऐसा समझ नहीं आ पा रहा कि खाद को वो कैसे यूज करे, कौन सी खाद फर्टिलाइजर उसको यूज करना चाहिए, सोल की टेस्टिंग जो है, मिट्टी की जो टेस्टिंग है वो कैसे करनी चाहिए, वेदर के अनुसार कौन सी उसको फसल बोनी चाहिए जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसके अलावा वो मशीनरी अगर लोन पे लेना चाहता है तो वो कहाँ से ले सके, कहाँ पे जाके वो उचित दामों पे जो है अपनी फसल को बेच सकता है। मंडियों के अंदर अगर उसको मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बिचौलिए हैं जो उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या कहीं कोई बिचौलियों के साथ उसको काम करने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे बहुत से जो चीजें हैं इसके लिए जो है नेफेड जो है आगे आता है, गवर्नमेंट के संस्था है और वो इनके किसानों के कल्याण के लिए जो है काम करता है। साहिल जी, आपने एमएसपी सुना है, सरकार जो किसानों को उनकी फसलों पे एमएसपी देती है, तो क्या एमएसपी का कोई ऐसा मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन कमोडिटी ट्रेडिंग में भी किया जाता है? अगर किया जाता है तो जो एमएसपी है वो जो सरकार तय करती है फसलों के लिए वो अलग और ये अलग रहता है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम एमएसपी के बारे में जान लेते हैं कि एमएसपी पे क्या क्या चीजें लागू होती हैं। देखिए एमएसपी अगर हम देखते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एक होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट निर्धारित करता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी जो है एक संस्था बना रखी है जो वहां से अगर उसका अप्रूवल आता है तभी जो है मतलब एक तरीके से वो प्रपोजल रखता है गवर्नमेंट के आगे कि एमएसपी पर्टिकुलर जो फसल है इसका बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके लिए जो उन्होंने जो संस्था बनाई है उसका जो नाम है वो नेशनल कॉस्ट एंड प्राइस करके है। वो क्या करता है कि वो पूरी तरह लागत देखता है कि किस फसल के अंदर कितनी लागत बन रही है। अगर उसको लग रहा है कि वो लागत से कम में मार्केट के अंदर बिक रही है तो वो गवर्नमेंट को एक प्रपोजल देता है क्योंकि एमएसपी जो है बढ़ाया जाए। उसको जो नापने का जो वो पैरामीटर है वो यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि शारीरिक श्रम कितना लग रहा है, जैसे मान लीजिए अगर किसी फसल को के लिए हमें 2 महीने लग रहे हैं बनने में, तो वो ये देखता है कि 2 महीने में कितना एक शारीरिक श्रम जो है उसका लगा होगा। वो लगभग एक किसान के 4 से 5 घंटे कैलकुलेट करके चलते हैं। उसके अलावा जैसे पशु श्रम भी लगा होगा, उसके अंदर कोई मशीनरी लगी होगी, पेट्रोल, पानी लगता है, वेयर हाउस हो गया, जो उसके लिए उत्पादन के लिए जो अमाउंट लग रहा है। और इसके अलावा भी अतिरिक्त में भी वो देख के चलते हैं कि मंडियों के अंदर उसका आना जाना और उसके रोजमर्रा के खर्चों के हिसाब से वो एक कैलकुलेशन निकालते हैं। उसके बाद वो मार्केट के अंदर देखते हैं कि वो इसका प्राइस उससे नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है। देन वो गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजते हैं, देन उसका जो एमएसपी है वो बढ़ाया जाता है उस हिसाब से लगता है। और लेकिन एक बार एमएसपी लागू हो जाए तो उसके बाद कोई भी बिचौलिया, कोई भी जो मार्केट की संस्था है वो उस प्राइस से कम में उसको नहीं खरीद सकते। वो उसका एक मिनिमम प्राइस हो जाता है और उसी के हिसाब से ही उसका लेन देन बाजार के अंदर चलता है। बिल्कुल। साहिल जी, जैसे हम लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, जॉइंट अकाउंट होता है वो, तो क्या जब हम ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली जब हम कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है यहाँ पर? देखिए जी, बैंक अकाउंट खोलते हैं तो इसी तरीके से जो है ट्रेडिंग के अंदर भी जो है अकाउंट खोला जाता है। जैसे अगर आप बैंक अकाउंट के अंदर अगर आप देखते हैं जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी, ये हमें ऑप्शन मिलते हैं। सेम जो ऑप्शन जो होते हैं ट्रेडिंग के अंदर भी जो है अकाउंट अगर हम खोलते हैं तो हम उसके अंदर खुलवा सकते हैं। मेनली जो डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, सिर्फ जो केवाईसी के अंदर जो अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो उतने ही के जितने पार्टनर हैं उनके आधार कार्ड और डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स जो है में लग जाते हैं। बिल्कुल। जो जॉइंट अकाउंट जब हम खुलवाते हैं तो क्या कुछ सावधानियां लेने की जरूरत होती है, क्या कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है? देखिए अगर जब हम जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो जॉइंट अकाउंट में देखिए जॉइंट होल्डर्स का एक रहता है कि उनकी पार्टनरशिप डीड जो है उसके अंदर वहां पे इन्वॉल्व होती है, पार्टनरशिप डीड वहां पे लगती है। साइनिंग अथॉरिटी कौन होगा, किसके साइन चलेंगे, किसके अथॉरिटी से काम हो रहा है, तो वो सब चीजें हमें थोड़ी सी जो है सावधानियों के रूप में हमें देखना रहता है कि किसका वहां पे हो रहा है। इसके अलावा अगर जब हम जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो इंडिविजुअल होल्डर्स के आधार कार्ड से लेकर उनकी सारी केवाईसी भी लगती है और जो पे इन पे आउट जो होता है वो कौन से अकाउंट्स में रहेगा वो भी सारा निर्धारित किया जाता है।
ठीक है, तो पूरे हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अगर बीच में ही सपोज करिए कि कोई जॉइंट अकाउंट को बंद कराना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, जब अगर जॉइंट अकाउंट को बंद कराना चाहता है तो उसका सेम ही प्रोसीजर रहता है जैसे इंडिविजुअल अकाउंट क्लोजर का प्रोसीजर रहता है। ठीक है, क्लोजर फॉर्म होता है, उसको भरना रहता है, और उसके अलावा केवाईसी के टाइम पे जो भी उनकी पोजीशंस हैं जितने भी, वो सब क्लोज करानी होती हैं। अगर मान लीजिए कोई उनकी ओपन पोजीशन है, वो उनको क्लोज करे, उनका पे आउट जो है उसकी रिक्वेस्ट डाले। पे आउट जब आपका चला जाएगा तो उसके बाद बैलेंस जो है 0 हो जाएगा, देन जो आपने जो है अकाउंट क्लोज करा सकते हैं उसको। एक और सवाल आपसे साहिल जी यहाँ जानना चाहेंगे कि जो इंडिविजुअल ट्रेडिंग होती है उससे अगर कोई कंपनी के नाम पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या कुछ अंतर है दोनों में? देखिए, इंडिविजुअल ट्रेडिंग और कंपनी के में ट्रेडिंग में यही होता है, देखिए कंपनी जो होती है वो इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ होती है। ठीक है, तो कंपनी वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, मतलब वो कंपनी के थ्रू ही ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, और जो केवाईसी जो नॉर्म्स होते हैं उसके अंदर वहां पे कंपनी का पैन कार्ड लगता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी उसके डायरेक्टर्स होंगे उन डायरेक्टर्स की केवाईसी होगी। इन मीनवाइल कई बार डायरेक्टर्स चेंज भी होते हैं, तो जब भी अगर डायरेक्टर्स चेंज होंगे तो उनके री केवाईसी होगी और उसके हिसाब से फिर जो है उसमें ट्रेडिंग होगी। जब भी कोई एक नया बंदा आता है तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको दे दी जाए। तो कमोडिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी वो हमने जानी है। यहाँ पर एक सवाल, अगर जब ट्रेडिंग करते हैं, हमने ट्रेडिंग एक बार शुरू कर दी है, तो जब हमने एंट्री ली, अगर कोई किसान है वो ऑफलाइन कोशिश कर रहा है कि उसकी फसल बिक जाए लेकिन वो नहीं वहां बेच पा रहा है, तो ऑनलाइन किस तरह से वो उसको बेच सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर ऑनलाइन अगर वो चाह रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके बेचना चाह रहा है तो उसके लिए जैसे ऑप्शंस है मार्केट के अंदर। एग्रीकल्चर जो एक्सचेंज बने हुए हैं, जैसे आपने एनसीडेक्स का नाम सुना है, एमसीएक्स एक्सचेंज है, इन पे जाके वो अपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज को सेल कर सकता है अगर वो कमोडिटी वहां पे लिस्टेड है तो। ठीक है, वो कमोडिटी वहां पे लिस्टेड होनी चाहिए, तभी वो जाके वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके बेच सकता है। हालांकि इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी अपने कुछ पोर्टल शुरू करे हैं जिसपे वो इंटरनेशनल लेवल पे और घरेलू स्तर पर भी जो है ऑनलाइन जो है मार्केट में किसानों की फसल बेचने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी वो प्लेटफॉर्म अभी इतने पॉपुलर नहीं हो पाए हैं या अंडर डेवलपमेंट में है, इसलिए अभी उनमें थोड़ा सा समय लग रहा है। किसान वहां पे जाके अपनी ऑनलाइन केवाईसी करवाने के बाद अपनी जो फसल है वो वहां पे बेच सकते हैं। साहिल जी से जो आज जानकारी आपको मिली है, हमारे एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, हर एक चीज़ बारीकी के साथ इन्होंने बताई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में इस तमाम जानकारी से आप लाभ जरूर उठाएंगे। साहिल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जिसका लाभ हमारे किसान भाई बहन भरपूर उठा रहे हैं। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम you're paying breast. You're the limit. लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। तो आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कैसे उठा सकते हैं आप इसका लाभ? देश में कुल 14 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। इसमें से 6.5 करोड़ यानी लगभग 45% खेतों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश की 55% खेती सिंचाई के लिए मॉनसून की मेहरबानी पर निर्भर है। यानी इन इलाकों में फसलों को पानी देने के लिए न तो ट्यूबवेल है और न ही नदी नाले। बारिश ठीक ठाक हो गई तो फसल भी अच्छी हो जाती है और अगर बारिश कम रह गई या सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प लिया। इसमें नदियों को जोड़ने सहित सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया गया ताकि बाढ़ और सूखा रोकने के लिए जल संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने की भी कार्य योजना तैयार की गई।
इस योजना में सिंचाई संबंधी लगभग सभी समस्याओं और रुकावटों को दूर करने की व्यवस्था की गई है। सिंचाई के स्रोत विकसित करना, पानी का सही तरीके से वितरण करना और जल प्रबंधन करना इस योजना में खास तौर से शामिल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP। ये घटक राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित मुख्य और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए है। दूसरा घटक है हर खेत को पानी। इसमें नए जल स्रोत बनाए जाते हैं और पानी इकट्ठा करने के जो स्रोत पहले से ही मौजूद हैं, उनकी मरम्मत का काम होता है। साथ ही उनका सुधार और नवीनीकरण भी किया जाता है। इसी तरह परंपरागत स्रोतों की वहन क्षमता को मजबूत करना और जल संचयन संरचनाओं के निर्माण पर भी जोर दिया जाता है। इसके अलावा कमांड एरिया का विकास, खाली क्षेत्रों में भूजल विकास और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाबों का निर्माण किया जाता है। इस घटक में कम से कम 10% कमांड एरिया को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर करने की बात की गई है और निचाई पर मौजूद जल निकायों से लिफ्ट सिंचाई का इंतजाम किया गया है। प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई योजना का तीसरा घटक है। नाम से ही जाहिर है कि ये घटक पानी की बचत और कम पानी में ज्यादा से ज्यादा पैदावार पर फोकस करता है। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की कोशिश होती है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से पानी के अलावा उर्वरक, मेहनत और कच्चे माल की लागत में भी कमी आती है। सूक्ष्म सिंचाई वहीं पर की जा सकती है जहां भूजल उपलब्ध हो, इसलिए इन जगहों पर सूक्ष्म सिंचाई संरचनाएं बनाने का काम इसी घटक के अंतर्गत किया जाता है। प्रति बूंद अधिक फसल के जरिए कार्यक्रम प्रबंधन, सिंचाई योजना की तैयारी, वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन और मूल्यांकन जैसे काम भी किए जाते हैं। साथ ही भूमिगत पाइप प्रणाली, पिवोट और रेन गन का प्रोत्साहन भी इसी में शामिल है। ये घटक जल संचयन पर भी जोर देता है। इसके अलावा ये घटक पानी के बेहतर इस्तेमाल की भी बात करता है। चौथा घटक पनधारा विकास है। इसमें पानी के परंपरागत तालाबों का नवीनीकरण किया जाता है। साथ ही ऐसे ब्लॉक जहां सिंचाई के लिए बारिश का पर्याप्त पानी उपलब्ध न हो, वहां पूरी क्षमता के लिए जल स्रोतों का निर्माण कराना पनधारा विकास में शामिल है। अब सवाल उठता है कि इस योजना से आखिर किसानों को फायदा क्या है? दरअसल किसान इस योजना के अंतर्गत अपने खेतों से छोटे तालाब खुदवा सकते हैं और सूक्ष्म सिंचाई के उपकरण हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सुनिश्चित सिंचाई के लिए उचित फसल प्रबंधन और जल संचयन की विधियों के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर है, जब फसलों को भरपूर पानी मिलेगा तो फसल भी भरपूर होगी। दर्शकों, इस प्रोग्राम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि देश का हर एक नागरिक डिजिटल साक्षर बने। हमारे किसान सिर्फ किसान नहीं बल्कि स्मार्ट और डिजिटल किसान बने। अगर आप प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।